चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम डिफरेंट केसेस ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे कि स्लिट लगा दी, सॉरी स्लैब लगा दी, एक जगह लगा दी, दूसरी जगह लगा दी, तो क्या अंतर पड़ता है डेल्टा एक्स में, सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, ये वाला केस था। इसमें हमने दो स्लैब लगा रखी हैं दोनों स्लिट्स के सामने, और इसका हमने डेल्टा एक्स निकाल के शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा ये भी निकाल लिया था कि अच्छा शिफ्ट कैसे निकालते हैं सेंट्रल मैक्सिमा का, डेल्टा एक्स को जीरो करके। तो जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा उसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोल देते हैं, तो वाई निकल के आ जाएगा। और कंडीशन फॉर विच सेंट्रल मैक्सिमा रिमेन्स एट ओ वो भी हमने निकाला था। फिर मैंने आपको एक घर पे करने को दिया था कि इफ इन प्रीवियस केस होल एपरेटस इज डिप्ड इन द मीडियम म्यू, मतलब इस पूरे सिस्टम को हम एक म्यू मीडियम में डुबो दें, तो डेल्टा एक्स की एक्सप्रेशन क्या होगी, डेल्टा एक्स क्या निकलेगा। मतलब ये जो हमने डेल्टा एक्स निकाला था ना ऐसे, वो कितना आएगा अगर हमने पूरे सिस्टम को ही एक म्यू मीडियम में डिप कर दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे सिस्टम को एक मीडियम में डुबो दिया, एक मीडियम में भर दिया, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना है। तो पहले तो रेज ऐसे पैरेलल आ रही हैं, तो यहाँ तक तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, उसके बाद पार्ट डिफरेंस है। अच्छा, पार्ट डिफरेंस हम जो निकालते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के लिए लिख रहे हैं हम सारी लेंथ। तो एयर में वेव कितना चली वो हमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा एक्स, हम एयर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो वेव किस किस मीडियम में जा रही है, ऐसा एक बार देख लेते हैं हम कि वेव कौन कौन सी मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो इधर से देखो वेव ऐसे चली है, और पहले तो ये म्यू मीडियम में चल रही है इतना, फिर इधर म्यू मीडियम में, और बीच में म्यू वन मीडियम में है। तो अगर हमें निकालना है कि एयर के रेस्पेक्ट में टोटल ये वेव कितना चली है, जब ये पहले हम S2 से P के लिए लिख लेते हैं। तो जब वेव S2 से P जा रही है तो ये एयर के रेस्पेक्ट में इसकी ऑप्टिकल लेंथ क्या है। तो देखो, तो कैसे करते हैं हम कि अगर रे किसी दूसरे मीडियम में चलती है, तो जितना वो उस मीडियम में चलती है इनटू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आता है एयर के रिस्पेक्ट में उसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो रे चली है S2 से P तक, तो इस म्यू मीडियम में कितना चली है रे, वो चली है, अब मैं लिख देता हूँ S2P। S2P का मतलब हो गया S2 से P तक की पूरी डिस्टेंस, इसमें से माइनस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा T2, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा म्यू से। तो इसका मतलब ये वो लेंथ आ गई जो इस ग्रीन वाले मीडियम में चली है, और उसके रेस्पेक्ट, एयर के रेस्पेक्ट में कितना चली, इतना, प्लस प्लस लगा के इस T2 थिकनेस में से कितना चली है, T2 चलिए, तो एयर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा म्यू 2 इंटू T2, इस तरीके से। तो अब देखो क्या अंतर आया, जब यहाँ पे हमने लिखा तो यहाँ पे हमने लिखा था S2P माइनस T2 प्लस म्यू 2 इंटू T2। ये तो एक अभी भी सेम आया है, म्यू 2 इंटू T2, लेकिन ये S2P माइनस T2 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा म्यू से, क्योंकि इस केस में तो ये हवा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वाले केस में यहाँ पे हमने कोई मीडियम भर दिया है। तो ये आ गया S2P माइनस T2 इंटू म्यू प्लस म्यू 2 इंटू T2। तो ये तो इस वाली वेव के लिए हो गया, माइनस करेंगे हम डिफरेंस निकालना ना बात का, इसलिए इस वाली वेव के लिए, तो इसमें हो जाएगा S1P माइनस T1 इंटू म्यू प्लस म्यू 1 इंटू T1। ये आ गया पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस है, डेल्टा एक्स बराबर ये पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमा निकालना है या मिनिमा निकालना है, तो बस फॉर मैक्सिमा इस पाथ डिफरेंस को आप बराबर कर दोगे एन लेमडा के, और अगर मिनिमा के लिए सॉल्व करना है तो ये डेल्टा एक्स हम बराबर कर देंगे
2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2k। ठीक है, और अगर हमें ये निकालने की सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ तो डेल्टा एक्स को 0 कर देंगे, डेल्टा एक्स को 0 करके सॉल्व करेंगे तो ये शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, s2p माइनस s1p को d sin थीटा लिखेंगे, वो सब चीजें आ जाएंगी मतलब। चाहो तो एक लाइन और लिख दो इसमें सॉल्व करके, डेल्टा एक्स बराबर, इसमें देखो यहाँ पे म्यू इंटू s2p आएगा, यहाँ से माइनस ऑफ म्यू इंटू s1p आएगा, तो म्यू कॉमन लेके मैं लिख सकता हूँ s2p माइनस s1p, जिसको मैं लिख सकता हूँ d इंटू वाई बाई डी। तो एक टर्म तो ये बन गया, उसके बाद यहाँ पे आया म्यू इन माइनस ऑफ म्यू t2, और यहाँ आया प्लस ऑफ म्यू t1, तो यहाँ पे मैं प्लस म्यू कॉमन लेके t1 माइनस t2 लिख सकता हूँ। ये तो हो गया इनका टर्म, ये वाले टर्म खत्म, अब बचे वाले टर्म, तो यहाँ पे म्यू टू इंटू t2 और ये माइनस से तो चला जाएगा, तो म्यू वन इंटू t1, तो आ जाएगा प्लस में म्यू टू इंटू t2 माइनस म्यू वन इंटू t1। अब ठीक है, अब अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन बतानी है तो हम इस डेल्टा एक्स को 0 कर देंगे, डेल्टा एक्स 0 करके जो y की वैल्यू आएगी वो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो गए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मीडियम भर भर के। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एपरेटस है, सेटअप है एक्सपेरिमेंट का, और क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है ना कि एक इस तरह से वेव रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, बट यहाँ पे एक हमने वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब रखी हुई है यहाँ पे, ये एल लेंथ की वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लैब रखी हुई है S1 के सामने इस तरीके से, और इसका जो x डिस्टेंस लेनी है वो प्लेन से लेनी है, ऐसा दे रखा है भाई। जो फंक्शन दिया है x, इसमें जो x लेना है आपको प्लेन ऑफ स्लिट से लेना है इस तरीके से एल लेंथ तक। तो इफ एट O इज मैक्सिमा इज फॉर्म, O पर अगर मैक्सिमा बन रहा है, इसने बता दिया कि O पर जो है मैक्सिमा बन रहा है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फंक्शन में A की वैल्यू है, ये A क्या होगा अगर O पर मैक्सिमा बन रहा है तो। मिनिमम वैल्यू ऑफ A बतानी है आपको। तो एल लेंथ तक ये मीडियम भरा हुआ है, मतलब स्लैब है एल लेंथ की, उसमें से रे आ रही है, तो कुछ ना कुछ इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ में डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन ये जो स्लैब है इसका म्यू वेरिएबल है, कांस्टेंट म्यू नहीं है। ओ पर मैक्सिमा बन रहा है तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। इस तरह से सवाल है। हाँ सर। चलिए देखो कैसे करेंगे। तो हमें ओ पर निकालना है ना, सब कुछ ओ के लिए करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो रे चली है वो इस तरह से ओ पे आके मिलती है, और ऐसे ही यहाँ पे आपके ओ पे आके मिल रही है। तो पाथ डिफरेंस हमें लिखना है। पाथ डिफरेंस का मतलब है कि दोनों रे ने जो पाथ ट्रेवल किया है उसका डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस लिखते हैं। तो देखो, इससे पहले पहले का सारा कार्यक्रम सेम है। वेव जहां से भी आ रही हैं, ये रे जहां से भी ये रे जहां से भी आ रही हैं, यहाँ तक इन्होंने सेम पाथ ट्रेवल किया है। इसके बाद की कहानी अलग है। तो इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ यहाँ पे ए। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसके यहाँ पे भी इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ये ए हो गया। ठीक है, तो ये अब पहले ऊपर वाली वेव की बात कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वेव देखो ए, तो ऊपर वाली वेव ने कितनी लेंथ ट्रेवल की है यहाँ से ए एस वन से ओ। ये तो ऊपर वाली वेव की, ऊपर वाले वेव का पाथ हो गया, और नीचे वाली वेव का पाथ हो गया ए एस टू प्लस S2O। ये नीचे वाली वेव का पाथ हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा ऊपर। तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बराबर AS1 प्लस S1O। ये तो ऊपर वाली वेव का पाथ हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम नीचे वाली वेव का पाथ। ये हो गया AS2 प्लस S2O।
ठीक है, अब सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि S1O और S2O तो बराबर है, S1O बराबर S2O, क्योंकि O जो है वो दोनों स्लिट से सिमेट्रिकल पॉइंट पर है, बराबर डिस्टेंस पे, तो ये पाथ और ये पाथ बराबर होगा, तो S1O बराबर S2O, तो S1O से S2O कट जाएगा, तो यहाँ जो डेल्टा x है ये निकल के आएगा AS1 माइनस AS2। अब अगर हम AS1 देखें तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, वो अभी कर लेंगे। AS2 तो सिंपल L लेंथ हो गई भाई, ये वाली यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, तो AS2 लेंथ कितनी हो गई L, तो ये तो मैं पुट कर देता हूँ, डेल्टा x बराबर माइनस L, क्योंकि डायग्राम से हम कह सकते हैं कि AS2 की लेंथ कितनी है, सॉरी हाँ, AS2 की लेंथ इतनी है और इसकी लेंथ तो इसके बराबर हो गई L। लेकिन अब हमें लिखनी है AS1, अगर ये हवा में होता तो AS1 भी L हो जाता, बात ही खत्म, कुछ दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये है किसी दूसरे मीडियम में, तो हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालनी पड़ेगी, मतलब रे जब इस मीडियम में चली L लेंथ, तो बेसिकली वो एयर में कितना चली यही निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर म्यू वेरिएबल है तो मुझे यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं इंटीग्रेट। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, कि x पे जाके ऐसे dx का एलिमेंट ले लिया, एक छोटी सी पतली सी स्लैब ले ली dx लेंथ की, x पे जाके dx थिकनेस की हमने स्लैब ले ली। इस छोटी सी स्लैब के लिए जो पाथ लेंथ आएगी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी, वो कितनी आएगी, इस छोटी सी स्लैब के लिए ना, ध्यान रखना क्या मैं बोल रहा हूँ, इस छोटी सी स्लैब के लिए जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आएगी, कुछ भी मान लो उसको कि dl पाथ लेंथ आएगी मान लो, इस dx के करस्पॉन्डिंग जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आई है वो आई है dl, और dl कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं म्यू dx इंटू dx, म्यू इंटू dx। तो ये म्यू कहाँ का है, ये x डिस्टेंस पे जो म्यू होगा, इस छोटे से पतले से हमने जो एलिमेंट लिया उसका म्यू इंटू dx, इस तरीके से। अब हमें यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें टोटल पाथ लेंथ मिल जाएगी, टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, म्यू की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस ax dx, और x में लिमिट है 0 से कैपिटल L, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये आ रहा है L प्लस AL स्क्वायर बाई 2, AL स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गई आपकी टोटल ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब बेसिकली आ गई AS1, तो AS1 की जगह पे हम इसको रख देंगे L प्लस AL स्क्वायर बाई 2। तो पाथ डिफरेंस यहाँ से आ गया डेल्टा x बराबर AL स्क्वायर बाई 2, और ये पाथ डिफरेंस हमने एक स्पेशल पॉइंट का निकाला है, जनरल पॉइंट के लिए नहीं निकाला है, हमने एक स्पेशल पॉइंट के लिए निकाला है पाथ डिफरेंस, किसके लिए, O पॉइंट के लिए, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया O पर, ठीक है। और ये हमसे कह रहा है कि मैक्सिमा बन रहा है, तो हम इस पाथ डिफरेंस को बराबर कर देंगे n लैम्डा के। अब इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है a की, अभी मैक्सिमा तो कई जगह पे बनेगा, एक 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, लेकिन यहाँ पे a की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी है, तो n की मिनिमम वैल्यू हम रख देंगे, n की मिनिमम वैल्यू 1, तो अब देखो 0 रखेंगे n का तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, n बराबर 0 से, वो तो वो उस केस आ जाएगा जब पार्ट डिफरेंस 0, फिर तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे मतलब मान लो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, भाई a 0 कर देगा तब तो मतलब ही नहीं ना, म्यू कांस्टेंट हो जाएगा, फिर तो आसान सवाल है। तो उसने एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, उसके बाद जो मिनिमम है, तो हमें n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 2 लैम्डा अपॉन L स्क्वायर, इस तरीके से ये। सो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम YDSC का, उसमें दो सोर्सेस होते हैं ना, दो स्लिट होती है, उनकी इंटेंसिटी बराबर नहीं है, अलग अलग दे रखी है I एंड 4I। तो आपको बताना है उन पॉइंट्स पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी जहां पर फेज डिफरेंस π/2 है और जहां पे फेज डिफरेंस पाई है। तो देखो यहाँ पे करने का तरीका है, हमें नेट इंटेंसिटी निकालनी है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्विवेलेंट है, ये मतलब जो स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिलेगी वो
अंडर रूट I1 प्लस रूट I2, सॉरी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है। I1 यहाँ पे I1 I2 यहाँ पे दोनों स्लिट की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, अब बस वैल्यू डाल दो। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए I1 I है, I2 4I है, प्लस 2 अंदर आप लिख दोगे I इंटू 4I, तो 4I स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई कितना दे रखा है, सीधा पाई/2 दे रखा है, तो कॉस पाई/2 हो गया 0, तो ये आंसर आ गया 5I। इसको I इक्विवेलेंट बोल देते हैं। सो I इक्विवेलेंट मतलब जो स्क्रीन पर इंटेंसिटी मिलेगी जब फेज डिफरेंस पाई/2 होगा, दैट इज 5I। सेम ऐसा ही दूसरे वाले के लिए कर देंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा। I इक्विवेलेंट बराबर I प्लस 4I प्लस 2 रूट I1 I2 यानी कि 4I स्क्वायर कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1, तो ये हो जाएगा 5I माइनस 4I। इस तरीके से। ठीक, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ना। तो यहाँ पे जो दो स्लिट हैं उनकी विड्थ अलग अलग है, लेंथ तो सेम है, विड्थ अलग अलग है, और विड्थ का रेशियो आपको दे रखा है 1:4। आपको स्क्रीन पर मिलने वाली इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशियो फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ क्या है ना कि दो स्लिट जो होती हैं उनकी विड्थ अलग अलग है, मतलब एक की विड्थ कम है और दूसरे की विड्थ ज्यादा है, 1:4 है, ऐसा कुछ है। ठीक, मतलब अगर हम हाइट को लें, सॉरी लेंथ को लें ऐसे h और विड्थ को लें v, तो दूसरी वाले के लिए लेंथ तो l ही है, बट ये जो है वो 4b है। ठीक है, तो एरिया में भी अंतर आ जाएगा। अगर ऊपर वाले का एरिया में l इंटू वी लिखूं तो A2 में लिखूंगा 4LB। ठीक है, और एक चीज हमने कल पढ़ी थी, जैसे सोर्स तो एक ही है तो लाइट तो दोनों में से सेम ही पास हो रही है, मतलब अगर दोनों का एरिया बराबर होता तो दोनों की इंटेंसिटी, दोनों स्लिट में से जो पास होती लाइट उनकी इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी I0 ही रहती, मतलब सेम रहती है, I0 कुछ भी बोल दो उनको। बट चूंकि एरिया ही डिफरेंट है, सोर्स सेम है, लाइट ऐसे आ रही है, पर दोनों के एरिया में डिफरेंस होने की वजह से इसमें से गुजरने वाली जो लाइट है वो डिफरेंट हो जाएगी, तो उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे जो I1 यानी स्लिट 1 की इंटेंसिटी और स्लिट 2 की इंटेंसिटी में रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो A1/A2 वो हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 इस तरीके से। तो दोनों की इंटेंसिटी हमें मिल गई I1/I2 1/4। मतलब फर्स्ट स्लिट की इंटेंसिटी को अगर मैं, मतलब ऐसा मान सकते हैं अपन कि अगर जो फर्स्ट स्लिट है उसकी इंटेंसिटी को मैं अगर I0 बोलूं या I बोलूं, मतलब फर्स्ट स्लिट की इंटेंसिटी को अगर मैं I बोलूं, ठीक है, तो जो सेकंड स्लिट की इंटेंसिटी है वो 4I हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट स्लिट है, इसको मैं S1 बोल देता हूँ, और ये सेकंड स्लिट है, इसको मैं S2 बोल देता हूँ, इस तरीके से। तो रेशो आ गया इंटेंसिटी में 1:4, मतलब पहले स्लिट की इंटेंसिटी अगर मैंने I मानी तो दूसरे स्लिट की इंटेंसिटी 4I हो जाएगी। और अब मैं आराम से इनका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकता हूँ। मुझे पता है I मैक्सिमम बराबर कितना होता है, ये होता है √I1 माइनस √I2, सॉरी मैक्सिमम निकाल रहा हूँ तो प्लस आएगा, का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे √I1 की जगह मैं √I लिखूंगा और √I2 की जगह मैं √4I लिखूंगा, तो ये बन जाएगा √I प्लस 2 √I का होल स्क्वायर
तो ये आ गया 9i। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i आ गई और मिनिमम इंटेंसिटी ऐसे ही सेम है, बस यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है, बीच में आ जाएगा माइनस, ये हम ऑलरेडी डराइव कर चुके हैं। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई। तो क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशो पूछा है, तो रेशो आ जाएगा 9:1। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आया समझ। तो यहाँ पे हमको जब भी YDSE हो तो जनरली सब कुछ सही रहता है, बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि यहाँ हो रही है। तो हम जब भी फॉर्मूले लगाते हैं तो एक बार ये जरूर ध्यान कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे सारे अप्रोक्सीमेशन वैलिड हैं। तो पहला अप्रोक्सीमेशन क्या था, जब YDSE के फॉर्मूले प्रूफ किए गए थे, तो डी शुड बी मच मच ग्रेटर देन फ्रॉम स्मॉल डी। तो क्या है, सही हो रहा है। हाँ, यहाँ डी 1 मीटर है और ये 10⁻³ है, तो हाँ भाई ठीक है, ये 1000 गुना है तो चलेगा। ओके, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम थीटा को छोटा मानते हैं, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। तो उस केस में हमने देखा था कि लैम्डा शुड बी लेस देन ऑफ डी। तो जब ये लैम्डा बहुत छोटा होगा डी के कंपैरिजन में, और ये कैसे आता है रिलेशन, ये ऐसे आता है, हम डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स को अगर आप एन लैम्डा लिख दो, ये डी साइन थीटा, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं साइन थीटा बराबर एन को 1 मान लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर आ गया लैम्डा अपॉन डी। तो अगर थीटा को बहुत छोटा करना है तो लैम्डा शुड भी बहुत छोटा होना चाहिए कंपैरिजन टू स्मॉल डी। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो 0.5 मिलीमीटर है और जो स्मॉल डी है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये बहुत छोटा नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि पावर का तो डिफरेंस है ही नहीं ना, दोनों सेम ऑर्डर के 10⁻³ बस ये इतना सा अंतर है। तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड अप्रोक्सीमेशन इसका मतलब नहीं लगेगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन काम नहीं कर रहा है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता था कि थीटा शुड वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम यहाँ पे टेन थीटा लिख देते थे और क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे। तो इसका मतलब ये कैसे होगा, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मिला है हमें, मतलब क्या क्या गिवन है हमें। 0.5 मिलीमीटर है वेवलेंथ, स्मॉल डी गिवन है हमें 1 मिलीमीटर, कैपिटल डी गिवन है हमें 1 मीटर। ठीक है, हमसे पूछा है कि फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। तो फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा की बात कर रहा है, मतलब डेल्टा एक्स को मैं एन लैम्डा लिख के डी साइन थीटा के बराबर कर दूंगा, और यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो एन को मैं 1 रख दूंगा, लैम्डा की वैल्यू है 0.5 मिलीमीटर, डी की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कट गया, साइन थीटा आ गया, तो थीटा यहाँ से आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे हमें फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं YDSE का कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, हमें फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल है थीटा ये हमें पता लग गया 30 डिग्री। हमें पोजीशन निकालनी है Y, और ये तो हमें पता है ही डी कैपिटल डी। तो यहाँ से tan थीटा में लिख सकता हूँ tan 30 बराबर Y अपॉन डी। तो डी 1 मीटर दे रखा है, ये डी 1 मीटर है, तो Y बराबर आ गया tan 30 यानी कि 1/√3 मीटर। ये आंसर आ गया इस तरीके से। तो ये आ गया आपका फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर 1/√3 मीटर। तो यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा, हम वैसा क्यों नहीं कर पाए जैसे नॉर्मली करते हैं। मतलब एक तरीका ये भी हो सकता था इसका करने का कि डी वाई बाय डी इज इक्वल टू
लैम्डा लिख के और y बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जो हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है, n लैम्डा लिख देते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आता है जिसमें n बराबर 0 करने पर सेंट्रल मैक्सिमा आता है, n बराबर 1 रखने पर फर्स्ट मैक्सिमा आता है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आंसर कुछ और निकलता है, 1/2। तो ये आंसर निकलता है 1/2 मिलीमीटर, या 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, सॉरी मिलीमीटर से मिलीमीटर तो कट जाएगा, 1 मीटर, हाँ 1/2 मीटर आंसर आएगा यहाँ से। तो ये गलत हो जाएगा भाई। 1/2 कैसे, लैम्डा की वैल्यू डाली हमने हाफ मिलीमीटर, डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलीमीटर कर गया, डी की 1 मीटर, तो 1 मतलब टोटल हाफ मीटर आंसर आएगा। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम साइन थीटा को टेन थीटा नहीं लिख सकते। यहाँ पे आंसर आएगा 1/√3 मीटर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा है। आ गया समझिए। अलग अलग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उनको यही फिनोमिना प्रूव करना था कि जो वेव है वो इंटरफेरेंस दिखाती है, इंटरफेरेंस शो करती है। तो उन्होंने खुद का अपना सेटअप बनाया, वाईडीएससी का सेटअप यूज नहीं किया, और कहीं ना कहीं मान लो कि वाईडीएससी से इंस्पायर होकर उन्होंने कुछ अलग तरीके से भी प्रूव करने की कोशिश की है। तो वो हम पढ़ रहे हैं हम। उसमें सबसे पहले आता है लेलॉइड्स मिरर। इन साइंटिस्ट ने मिरर की मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया। तो कैसे किया देखो, इन्होंने यहाँ पे एक मिरर लगाया इस तरीके से, और एक ही सोर्स का यूज किया। ये इस तरीके से मिरर लगाया, और इस तरीके से ये सेटअप उन्होंने यूज किया। तो ये डिस्टेंस ली मिरर से, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माना ए, ये डिस्टेंस ए है, और यहाँ से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लो बी है। ठीक है, ये स्क्रीन है। अब इंटरफेरेंस हमें शो करना है तो मिनिमम 2 सोर्स चाहिए लाइट के। तो उन्होंने जो दूसरा सोर्स है वो कैसे बनाया, इसकी इमेज का यूज करके। तो इमेज बनाना हम जानते हैं। तो देखो जैसे ये सोर्स है, यहाँ से लाइट चली इस तरीके से, यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक, तो यहाँ पे जब लाइट पहुंची तो यहाँ पे एक लाइट तो ये पहुंची। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि ये जो एक और सोर्स क्या हो जाएगा, इसकी इमेज जो यहाँ पे है दूसरा सोर्स हो जाएगी, वो दूसरी सोर्स तरह बिहेव करेगी। तो अब देखना कैसे होगा। तो मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर एक लाइट तो ऐसे डायरेक्ट पहुंची एस से, और दूसरी लाइट कैसे पहुंचेगी, यहाँ पे मान लो रिफ्लेक्ट करके और फिर पहुंची। तो ये कहाँ से आती हुई लगेगी, ये लगेगी इसकी इमेज से आती हुई। तो ये दो सोर्स दो स्लिट की तरह बिहेव करेंगे, S1 एंड S2, और पी पर क्या आ जाएगा, इंटरफेरेंस। तो यहाँ इन्होंने एक मिरर और एक सोर्स की सहायता से इंटरफेरेंस प्राप्त की इस स्क्रीन पर। सेम, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर इसको कंपेयर करें हम वाईडीएसी से, अगर इसको हम कंपेयर करें वाईडीएसी से, तो देखो जैसे ये सोर्स है ये, तो इसकी जो इमेज है वो जस्ट इतना ही नीचे बन जाएगी, इस सोर्स की इमेज। ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, दो सोर्स की तरह, दो स्लिट की तरह, S1 S2, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, मान लो मिरर से जो डिस्टेंस है वो ली गई है, ई डिस्टेंस ली गई है, ई मान लेते हैं डिस्टेंस को, कि ये जो डिस्टेंस ली गई है पहले, ये मतलब उन साइंटिस्ट ने ली, लिलॉयड साइंटिस्ट ने, मिरर से सोर्स की डिस्टेंस ई, इस तरीके से। ठीक है, ओके। तो वाईडीएसी के हिसाब से, जो वाईडीएसी में स्लिट के बीच में डिस्टेंस होती है जिसको हम स्मॉल डी कहते हैं, वो कितना हो गया, अब 2e हो गया। और जो कैपिटल डी हम जिसे कहते हैं स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, वो a+b हो गए। ठीक है, और बाकी सारे फॉर्मूले यहाँ पे वाईडीएसी की तरह
वैलिड रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा, देखना क्या चेंज आएगा मैं बताता हूँ। चलिए अब आगे करें। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस, दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी आ गई, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी आ गई। स्मॉल डी की जगह हम 2e रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल डी की जगह हम a प्लस बी रिप्लेस कर देंगे। अब हमसे पूछा गया कि कहाँ कहाँ मैक्सिमम बनेंगे, कहाँ कहाँ मिनिमम बनेंगे। तो हमको याद है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो सपोज दिस इज द पॉइंट P, जिस पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस निकालना है। तो एक रे तो यहाँ से S1 से सीधा चले जाएगी इस P पर इस तरीके से, और जो दूसरी रे है वो पहले यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और इस तरीके से P पर पहुंच जाएगी। ये आता हुआ ऐसा लगेगा जैसे ये इस जगह से आ रही है। खैर हमें तो दो रे से मतलब है, ये दोनों रे। अब हमें निकालना है इसका पाथ डिफरेंस, है ना। क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। उसी से तो सब पता लगेगा मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखते हैं कुछ अंतर आता है या सेम आता है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा देखिए। तो चलिए एक तो हो जाएगी डिस्टेंस ये IP, देखो ये तो हो गई नकली डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे आई यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ना। तो देखो यहाँ दो वेव जो मिल रही है यहाँ पे P पर, जो दो वेव मिल रही हैं वो कौन कौन सी है। एक तो ये वाली वेव है जो S से डायरेक्टली चली है P तक, और दूसरी वेव कौन सी है जो S से चली है, मिरर से टकराई है, फिर पहुंची है। अच्छा इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम N नाम दे देते हैं, N। ओके तो हम लिखते हैं अब डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो पहले तो रे जो S से N तक गई प्लस N से P तक गई, तो S से N प्लस N से P। ठीक है, ये माइनस दूसरी रे कौन सी हो गई, यहां से यहां तक S से P। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो पार्ट डिफरेंस कहलाता। लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे हमें जो याद रखनी है, जो समझनी है, कि यहाँ पे हुआ है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने का है। तो ये जो मैंने लिखा है ये अधूरा लिखा है, ये जो पाथ डिफरेंस मैंने लिखा है अभी ये गलत है, इसमें कुछ कमी है थोड़ी सी। अभी क्या है, ये गलत है। मैंने केवल जो पाथ है उसके वजह से जितना डिफरेंस आना चाहिए वो लिख लिया है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से भी एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। वो समझ लेते हैं अपन, है ना, कि रिफ्लेक्शन की वजह से आने वाला पाथ डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है। तो वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा साइड में। यहाँ पे नोट डाल के हम एक नई बात सीखेंगे, बाकी सारे काम सेम है भाई। अगर ये रिफ्लेक्शन के कारण कुछ पंगा नहीं होता तो ये हमारा आंसर हो जाता, और यहाँ पे हम कुछ कर करा के थीटा बीटा लगा के और सेम टू सेम कोशिश करते उसकी तरह निकालने की, किसकी तरह, वाई डी की तरह, और सेम टू सेम वो बन भी जाता। भाई यहाँ पे आप ऐसे अज्यूम कर लो ना, ऐसे स्लिट है ये, तो एक रे यहाँ से गई, एक रे यहाँ से गई, तो वो थीटा बना के और बहुत दूर है और अप्रोक्सीमेशन लेके कर लेते काम, लेकिन सब कुछ सेम चल रहा था। पर यहाँ रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ पंगा हो गया। वो क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो देखो जब भी लाइट रे किसी, तो ये हमेशा के लिए याद रख लो, एक ही बार पढ़ रहे नोट, ये आगे भी काम आएगा, कि जब भी लाइट रे, ऐसे लाइट रे आ रही है ना, और सामने आ गई कोई स्क्रीन या कोई मिरर आ गया सामने इस तरीके से, ठीक है, तो ये आ गया मिरर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लाइट रे पलट के वापस जाएगी, ऐसे मान लो ये भी पलट के वापस जा रही है, उसी जगह पे जाएगी, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे पलट के मान लो वापस गई, मान लो क्या जाएगी ऐसे लाइट रे पलट के वापस ऐसे। तो जब ये लाइट, ये कौन सी रे है, लाइट रे है, ठीक है, ये पलट के ऐसे वापस जाएगी, तो इसमें फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। फाई, इसका जो फेज डिफरेंस है वो पाई आ जाएगा इस रिफ्लेक्शन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन के कारण पाई चेंज आ जाएगा। ऐसे तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा, ये किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से।
अच्छा, अगर पाई का फेज डिफरेंस आ गया, मतलब यहाँ पे डेल्टा फाई जो है रिफ्लेक्शन की वजह से वो पाई आ गया, तो पाथ डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तो यहाँ डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, के डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, और के को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर पाई। तो यहाँ से लिख रहा हूँ डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, पाई से पाई गया λ/2। तो जो रे रिफ्लेक्ट होती है उसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्यों? रिफ्लेक्शन की वजह से, है ना मजेदार चीज। ठीक है, तो ये तो हो गया मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे तो हमेशा π/2 का ऐड हो जाएगा जब भी रे मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन अब इसमें भी एक थोड़ी सी चीज जानने वाली कि देखो, रिफ्लेक्शन तब भी होता है जब भी रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे मान लो यहाँ इससे नीचे एक अलग मीडियम भरा है, दो केस ले लेते हैं, एक तो ये वाला और एक एक ये केस ले लेंगे। ठीक है, तो रे जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब भी थोड़ा रिफ्रैक्ट होती है लाइट, और थोड़ा रिफ्लेक्ट भी होती है। जैसे अंदर मान लो ये मीडियम भरा हुआ है, पानी है अंदर इसके, ठीक है, और बाहर हवा है, बाहर हवा से लाइट आ रही है। देखना ध्यान से, ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुई, है ना। तो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है, मतलब इसका अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। तो ऐसे इस तरीके से इसने रिफ्लेक्ट भी किया, रिफ्रैक्ट भी किया, ठीक है, अंदर भी गई। तो अंदर गई उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कोई फेज डिफरेंस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट की है, यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट की है, यहाँ पे ये चेंज हो भी सकता है, मतलब फेज डिफरेंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है तो हमेशा आएगा पाई का फेज डिफरेंस, लेकिन अगर किसी सरफेस से इस तरीके से ऐसे सरफेस से रिफ्लेक्ट की है तो जरूरी नहीं है आए। वो डिपेंड करेगा कि लाइट कैसे जा रही थी। जैसे इस केस में लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रही थी, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। रेयरर से डेंसर में जा रही थी। रेयर से डेंसर का मतलब जैसे इसका मान लो μ1 और इसका मान लो μ2, तो यहाँ पे जो μ2 है वो ग्रेटर देन है μ1 के। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाए, मतलब इधर से इधर का मीडियम रेयरर हो, इधर का मीडियम डेंसर हो, रेयर से डेंसर में जा रही है, वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें तो ये फाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, उसमें तो ये फाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। कब? जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तब तो फाई का डिफरेंस आएगा इस परावर्तित किरण में। ध्यान से रखना, परावर्तित किरण में ही आएगा, तब भी जो लाइट अंदर गई है उसमें तो कभी नहीं आता। तो फाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो। लेकिन यही काम अगर उल्टा होता, मतलब ऊपर पानी होता, मान लो इस तरीके से ऊपर पानी भर देते हैं अपन, है ना, ऊपर पानी भर दिया हमने, और इस बार लाइट इस तरीके से, लाइट ऊपर से आ रही है यूं, ठीक है। तो कुछ लाइट तो इस तरह से पर अपवर्तित हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ तो कोई फाई का चेंज नहीं होगा, कोई भी फाई का चेंज नहीं होगा। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट करी है उसमें उसमें भी कोई फाई का चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में जा रही थी, डेंसर से रेयर में जा रही थी। मतलब यहाँ पे अगर इसको μ1 बोलूं, इसको μ2 बोलूं, तो यहाँ पे μ1 बड़ा है μ2 से। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो लिख देता हूँ, ये आपको याद रखना है, ये छोटा सा नोट है, ये आपको याद रखना है। क्या है देखो, दोबारा से रिवाइज करते हैं जल्दी से, कि अगर
लाइट रे ऐसे मिरर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं थोड़ा याद रखने के लिए कि देखो मिरर क्या है। मिरर मिरर एक तरह से डेंसर मीडियम हो गया ना, इधर तो हवा थी, इधर मिरर कैसे हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो मतलब ये वाला केस हो गया फर्स्ट वाला केस, ये लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और फाई का फेज डिफरेंस, पाई का फेज डिफरेंस का मतलब है लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, वो एक ही बात है। पाई का फेज डिफरेंस मतलब लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, ऐसा। ठीक, चलिए। तो अपने सवाल में किस तरह से यूज होगा, इस तरह से यूज होगा। देखो, तो जो हमने लाइट का पाथ लिखा है यहाँ पे कि लाइट इस तरह से एस से एन पे गई और एन से पी पे गई, तो यहाँ मैंने लिख दिया एस से एन प्लस एन से पी। यहाँ पे मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी प्लस लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये लाइट जो हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से इसमें यहाँ पे समझ जाओ, जैसे ही रिफ्लेक्ट करती है कोई लाइट, जैसे यहाँ पे लाइट आई और रिफ्लेक्ट करी, मिरर से रिफ्लेक्ट करी, तो यहाँ ऑटोमेटिक जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो प्लस लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा। समझ गए, लाइट आई तो इसका पाथ तो लिखा है आपने, साथ में प्लस लैम्डा बाई 2 का आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये सही हो गया। ठीक, तो अब सॉल्व कर दें इसे। अच्छा, ये जो एस एन है मैं सिमेट्री से कह सकता हूँ ये आई पी के बराबर होगा, जो एस एन है वो आई पी के बराबर होगा, सॉरी आई एन के बराबर, एस एन है जो आई एन के बराबर होगा, एस एन आई एन के बराबर होगा। तो देखो डेल्टा एक्स कितना आ गया, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ आई से पी सीधा, ये हो गया आई पी माइनस एस पी प्लस लैम्डा बाई 2। अब ध्यान से देखना, ये आई पी हो गया, ये एस पी हो गया, मतलब एक तरीके से वहां हो गया ना एस टू पी माइनस एस वन पी। भाई ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी कि एस टू पी माइनस एस वन पी, एस टू पी माइनस एस वन पी प्लस लैम्डा बाई 2। और सारे अप्रोक्सीमेशन इसमें ले रहे हैं हम, डी भी बड़ा है थीटा भी छोटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे ये आ गया पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन। अब हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो कुछ चेंज आ जाएगा यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा की कंडीशन में, बिल्कुल चेंज आ जाएगा। देखो कैसे चेंज आएगा, तो ये नोट मैं नीचे वाले पेज पे लिख देता हूँ। देखना कंडीशन कैसे चेंज रहेगी मिनिमा की और मैक्सिमा की। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए हम लिखते हैं डेल्टा एक्स शुड बी होना चाहिए एन लैम्डा के बराबर, है ना, मैक्सिमा के लिए। अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो कितना है, वो है डी वाई बाई डी प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा। तो ये लैम्डा बाई 2 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी बराबर एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है ये, तो ये डी वाई बाई डी बराबर कितना आ रहा है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आ रहा है। तो देखो ये कंडीशन किसकी बन गई, ये कंडीशन वाईडीएसई में किसके लिए होती थी, जब वाईडीएसई ने खुद का एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब वाईडीएसई में सेट, मिनिमा वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि उसका जो सेटअप था, तो वहां पे हम जानते थे कि ये पाथ डिफरेंस आता था डी वाई बाई डी, और डी वाई डी को हम लैम्डा एन लैम्डा के बराबर कर देते थे तो मैक्सिमम आता था। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ठीक है, मतलब जहां पे मैक्सिमा बनना चाहिए वहां मिनिमा बनेगा अब, और जहां पे मिनिमा बनना चाहिए वहां मैक्सिमा बनेगा, तो कंडीशन यहाँ उल्टी हो जाती है। तो ये तो मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, वैसे ही अगर मिनिमा की कंडीशन हम निकालेंगे तो वो भी पलट जाएंगी। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बराबर 2n+1, +1 -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो
देखो यहाँ पे ये जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। ठीक है, n की वैल्यू बस प्लस माइनस कर देते हैं अपन। प्लस λ/2 बराबर, ये कितना हो गया, इसको अगर λ/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो n लैम्डा प्लस λ/2। तो देखो λ/2 से λ/2 कट गया, तो यहाँ से dy/d बराबर आ गया n लैम्डा। तो मिनिमा के लिए कंडीशन आ गई जो मैक्सिमा के लिए थी, इस तरीके से। तो यहाँ एलॉयड मिरर में सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम का मतलब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। हम रिफ्लेक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया λ/2 का। बाकी देखो यहाँ पे S2P माइनस S1P को हमने सीधा लिख दिया। dy/d कैसे लिखा, जब हमने YDAC पढ़ा उसी से लिखा। फिर हमने 4 मैक्सिमा के लिए डायरेक्ट कंडीशन लिख दी, ये वहीं से लिखी जहाँ से पढ़ी और अच्छा यहाँ पे फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या आएगा, तो अगर हमें याद है फ्रिंज विड्थ YDAC में कितनी आती थी, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पे देखो लैम्डा लैम्डा है, कैपिटल D का मतलब क्या हो गया A प्लस बी, कैपिटल D का मतलब कितना हो गया A प्लस बी, और स्मॉल d का मतलब हो गया 2e। तो ये यहाँ की क्या आ जाएगी, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी इस तरीके से। तो मतलब ये YDAC जैसा भी है और थोड़ा अलग भी है। अब थोड़ा अलग तो है ही क्योंकि सेटअप थोड़ा चेंज कर दिया है, तो और बाकी सेम भी है क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वो सारी चीजें सेम टू सेम वैसे ही मिलेंगी। ठीक, लेकिन बस इतना अंतर हो जाएगा, वहां जहाँ मैक्सिमम मिलता था वहां यहाँ मिनिमम मिलेगा और मिनिमा की जगह मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है।